लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था यूनरी फेज डायग्राम और बाइनरी फेज डायग्राम। उसमें अपन ने पढ़ा था कि यूनरी और बाइनरी फेज डायग्राम में अपन ने स्पेशल आइसोमॉर्फस बाइनरी फेज डायग्राम अपन ने पढ़ा था। तो उसमें आइसोमॉर्फस सिस्टम कौन से कहलाते हैं, जिसमें आपका मटेरियल लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट में होगा। अच्छा, यस सर। ये तो हर स्टेट में होते हैं, वो आइसोमॉर्फस होते हैं। गलत बोल रहे हो बेटा। कौन बताएगा आइसोमॉर्फस सिस्टम? कोई है जो बताएगा आइसोमॉर्फस सिस्टम? सर ये सही नहीं है कि बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स आर प्रेजेंट? तो वो तो हर किसी में, हर मटेरियल में लिक्विड प्रेजेंट होगा, सॉलिड प्रेजेंट होगा। क्या बात बोल रहे हो? जब भी ऐसे मटेरियल, ऐसा सिस्टम जिसमें अलॉयज जो होते हैं सॉलिड में और लिक्विड में, दोनों में कंप्लीट सोल्यूबल होते हैं, कंप्लीट सोल्यूबल होते हैं लिक्विड में, सॉलिड में, दोनों में। तो ऐसे सिस्टम को अपन बोलते हैं आइसोमॉर्फस सिस्टम। ठीक है, which exhibits complete solubility in liquid and solid state. It can be noted that the two metals are soluble in each other in the entire range of the composition in both liquid and solid state. This kind of system is known as the isomorphous system. लिक्विड और सॉलिड तो हर आपको मटेरियल के लिए मिलेगा। हर ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसको मेल्ट नहीं कर सकते हैं अपन। ऐसा कोई मटेरियल नहीं जिसको सॉलिडिफाई नहीं कर सकते। तो आइसोमॉर्फस सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें आपको हमेशा कंप्लीटली सॉल्युबिलिटी लिमिट, आपको ऐसा कंप्लीटली सॉल्युबल मिलेगा, फिर वो कोई भी स्टेट में हो, सॉलिड में हो चाहे लिक्विड में हो। तो ऐसे सिस्टम को अपन क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या गलत बता रहे थे, समझ में आया? यस सर। आज अपन पढ़ेंगे, अब जैसे अपन ने पढ़ा कि भाई जैसे मान लीजिए कि ये आपका पॉइंट, अगर हमें इधर इस वाले पॉइंट पे, जैसे कि मेरे को ये वाले पॉइंट पे पता करना है कि कितना आपका कॉपर है और कितना आपका निकेल है लिक्विड में एंड सॉलिड में। क्योंकि इस वाले जोन में आपका लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होता है, पार्शियल होता है, पार्शियल सॉलिड पार्शियल लिक्विड होता है। तो अपन को क्या करना होता है, उसके लिए अपन को क्या करेंगे, लिक्विड में हमें कितना परसेंटेज निकेल है, और अगर इस पॉइंट पे अगर हमें निकालना है, इस पॉइंट पे हमें निकालना है लिक्विड में कितना परसेंट कॉपर है, कितना परसेंट निकेल है, और सॉलिड में कितना परसेंट कॉपर है, कितना परसेंट लिक्विड है, ये पता करना है। उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, लीवर रूल। तो लीवर रूल पढ़ने के लिए आगे अपन पढ़ेंगे, लीवर रूल पढ़ेंगे। तो लीवर रूल क्या होता है, देखिए यहाँ पे, ये कहाँ पे अप्लाई होता है, जहाँ पे पार्शियल सॉलिड पार्शियल लिक्विड वाले जोन में अप्लाई होता है। ठीक है, तो द कंपोजिशन ऑफ फेजेस इन टू फेज रीजन इज नॉट सेम, क्योंकि ये दो फेज रीजन पे कंपोजिशन सेम नहीं रहता है। ठीक है, तो टू फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द इंडिविजुअल फेजेस, कंपोजिशन ऑफ द इंडिविजुअल फेजेस, कितने फेज है यहाँ पे? दो, एक तो लिक्विड, दूसरा सॉलिड। तो टू फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द इंडिविजुअल फेजेस इन टू फेज रीजन, हॉरिजॉन्टल लाइन XY, ये XY लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड, इसको क्या अपन बोलते हैं, टाई लाइन। इसको, इस XY लाइन को बोलते हैं टाई लाइन, इज ड्रॉन एंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन द लिक्विडस एंड सॉलिडस लाइन। ये आपके इंटरसेप्ट X और इंटरसेप्ट Y। ये X किस में है, सॉलिड, ये आपका ऊपर है लिक्विडस लाइन, नीचे है आपका सॉलिडस लाइन। ठीक है, तो इंटरसेप्ट होगा कहाँ पे, लिक्विडस और सॉलिडस में, which is CI and CS। ये आपको नीचे दिखाया गया है, कंपोजिशन CI, कंपोजिशन CS। I नहीं, एक्चुअली L है, ये मैंने गलत यहाँ पे लिख दिया है, L। कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एट दिस पॉइंट एंड कंपोजिशन ऑफ सॉलिड एट दिस पॉइंट। सॉलिड। हेलो, यस सर। हाँ क्या हुआ सुमित सोनी? नहीं सर, कुछ नहीं। अभी नहीं आपको सर, मैं तो बोल रहा था
कंपोजिशन ऑफ सॉलिड बोला सर। हाँ हाँ, ओके ओके। सो ये क्या है कि अपन को क्या निकालना है, इस जैसे मान लीजिए कोई भी अपन ने पॉइंट सिलेक्ट कर दिया, इस पॉइंट पे जैसे मान लिए इस पॉइंट पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ये जरूरी नहीं है अपन बीच वाला पॉइंट ही सिलेक्ट करें। जैसे यहाँ पे इस पूरे रीजन में यहाँ पे कितना लिक्विड है, यहाँ पे कितना लिक्विड है सॉलिड है, यहाँ पे कितना लिक्विड है सॉलिड है, यहाँ पे कितना लिक्विड है सॉलिड है, हर जगह पे आपको लिक्विड सॉलिड कितने मिलेंगे, सेम मिलेंगे। अगर मेरे को इस पॉइंट पे पर्टिकुलर इस वाले पॉइंट पे अगर मेरे को पता करना है कि लिक्विड कितना परसेंटेज है और सॉलिड कितना परसेंटेज है, ये भी पता चल जाएगा। दूसरा, लिक्विड में क्या कंपोजिशन है और सॉलिड में क्या कंपोजिशन है, ये भी पता चल जाएगा। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में जाएंगे और इस पॉइंट से राइट हैंड साइड डायरेक्शन में जाएंगे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हमें दो पॉइंट मिलेंगे, एक अपन को इंटरसेप्ट पॉइंट मिलेंगे, एक लिक्विडस लाइन में, एक सॉलिडस लाइन में। उसको अपन नीचे ट्रांसफर करेंगे कंपोजिशन में। ठीक है, नीचे कंपोजिशन में इसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये जो कंपोजिशन आपका आएगा, ये कंपोजिशन जो आपका आ रहा है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितना आपका ए परसेंटेज है, कितना आपका बी परसेंटेज। आपको बताया था अगर यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ए परसेंटेज कितना होगा 100। अगर बी यहाँ पे लिखा हुआ है तो 0 बी की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी और यहाँ पे कितनी होगी 100 होगी। तो अपन को हमें पता होगा यहाँ पे 10 20 और कितने भी रीजन में अपन ने बनाया है 10%, 20%, 30%। तो अपन को यहाँ पे ए का परसेंटेज और बी का परसेंटेज पता चल जाएगा कंपोजिशन। तो ए कितना, जैसे मान लीजिए ए का परसेंटेज, तो यहाँ पे जैसे लाइन मेरी बनी है तो उससे ये थोड़ी टेढ़ी बनी है, तो ए का मान लीजिए 60% है और बी का 40% है। तो इस पॉइंट पे इसका मतलब कंक्लूजन क्या है, इस पॉइंट पे लिक्विड में क्या कंपोजिशन है, 60% ए और 40% बी। और ऐसे ही इस पॉइंट पे सॉलिड का कितना परसेंटेज है, ये देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे मान लीजिए 80% आपका ए है, 20% आपका बी है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल जाएगा, ये सॉलिड रीजन में आपको 80% आपका ए है और 20% आपका बी है। ठीक है, ए को आप यहाँ पे कॉपर, बी को आप निकल भी मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये डायग्राम आपका बना हुआ है कॉपर और निकल का, यहाँ पे कॉपर यहाँ पे निकल, तो ए को कॉपर बी को निकल भी मान सकते हैं। तो ये जो लाइन अपन बना रहे हैं फॉर कैलकुलेटिंग द कंपोजिशन इन लिक्विड एंड सॉलिड, वो लाइन को अपन क्या कहते हैं, टाई लाइन कहते हैं। इसी टाई लाइन की हेल्प से अपन लीवर रूल लगाते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, किसका कैलकुलेशन करते हैं कि कितना परसेंट लिक्विड है इस पॉइंट पे, कितना परसेंट सॉलिड है इस पॉइंट पे। ठीक है, अभी तो अपन को ये पता चला है कि इस पॉइंट पे लिक्विड का कितना, लिक्विड में कितना परसेंटेज कंपोजिशन है, लिक्विड में कंपोजिशन क्या 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 है इस पॉइंट पे, और सॉलिड में क्या क्या कंपोजिशन है इस पॉइंट पे। अभी अपन को ये पता चला है। अब हमें क्या पता करना है, अब हमें ये पता करना है कि हमें ये पता करना है कि इस पॉइंट पे सॉलिड कितना परसेंटेज है और लिक्विड कितना परसेंटेज है। अब ये पता करना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, लीवर रूल लगाएंगे। ये देखिए आगे चलते हैं लीवर रूल पे। देखिए लीवर रूल क्या कहता है, द रिलेटिव फ्रिक्शन ऑफ द फेजेस एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर एन अलॉय। टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है, तो हर यहाँ से लेकर एक्स से लेकर वाई तक सारे पॉइंट पे आपको टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसीलिए लिखा है एट द गिवन टेम्परेचर द रिलेटिव फ्रैक्शन ऑफ फेजेस। फ्रैक्शन ऑफ फेजेस का मतलब फेजेस लिक्विड कौन से फेजेस हैं, एक तो लिक्विड दूसरा सॉलिड। फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड फेजेस का मतलब क्या हो गया, कितना परसेंट लिक्विड है कितना परसेंट सॉलिड है। तो रिलेटिव फ्रैक्शन ऑफ द फेजेस एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर एन अलॉय कंपोजिशन CO, अलॉय कंपोजिशन CO जो भी है, CO है, ये कंपोजिशन ये आपका, ये इस पॉइंट पे आपको जैसे मान लो M पॉइंट पे पता करना है कि कितना परसेंट सॉलिड है कितना परसेंट लिक्विड है।
तो m पॉइंट पे कितना कंपोजिशन है, जैसे मान लिया यहाँ पे अपन ने मान लिया कि 50% A है 50% B है, तो 50% A है और 50% B है, तो इस पॉइंट पे पता करना है, ये जैसे मान लीजिए 50% A और 50% B पे को अपन ऊपर लेके गए और टेम्परेचर कुछ टेम्परेचर मान लिया T1 टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग अगर 50% A है और 50% B है, तो एट द टेम्परेचर T1 कितना परसेंट सॉलिड है और कितना परसेंट लिक्विड है, ये पता करना है अपन को। ठीक है, आया समझ में? तो अपन ने तो टाई लाइन तो पढ़ ली, टाई लाइन में अपन को क्या पता चलता है, कंपोजिशन इन लिक्विड और कंपोजिशन इन सॉलिड, तो वो Cl और Cs है। ठीक है, तो द कंपोजिशन CO इज ऑब्टेन्ड बाय इसीलिए लिखा है रिलेटिव फ्रैक्शन ऑफ द कंपोजिशन CO, relative fraction of the phases of the composition CO at a given temperature which is T1, जो हमने माना T1, तो वो निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, लीवर रूल लगाते हैं। ठीक है, इस लाइन को कंफ्यूज ना हो, उसको आप फिर से मैं समझाता हूँ, इस डायग्राम को देखते हुए समझाता हूँ। हमें क्या करना है, इस कंपोजिशन पे, ये पर्टिकुलर कंपोजिशन पे और ये पर्टिकुलर टाइम पे टेम्परेचर पे, मतलब मान लीजिए कि मेरे को टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, 600 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, और ए का कंपोजिशन मान लीजिए 50, बी का कंपोजिशन मान लीजिए 50। ठीक है, तो 50% ए और 50% बी कंपोजिशन में 600 डिग्री सेल्सियस पे 600 डिग्री सेल्सियस पे हमें कितना परसेंट सॉलिड मिलेगा, कितना परसेंट लिक्विड मिलेगा, वो कौन बताएगा, लीवर रूल बताता है। ठीक है, आया समझ में? तो इस पहली लाइन का ये मतलब है। So this rule gives the fraction of the phase by the ratio of the length of the tie line. देखो, by the ratio of the length of the tie line between CO and composition of the other phase to the total length of the tie line. Total length of the tie line कितनी है, XY। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस लाइन का मतलब ये है कि आपको जिसका भी फ्रैक्शन निकालना है उसके ऑपोजिट वाला लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये वाला जोन आपका XM वाला जोन आपका लिक्विड वाला जोन है और MY वाला जोन आपका क्या है, सॉलिड वाला जोन है। जैसे मान लो M से हमें लिक्विडस लाइन की ओर जाना है, तो हमें ये जाना पड़ेगा, तो XM आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए लिक्विड वाला जोन। अगर M से सॉलिडस लाइन में जाना है तो MY वाली लाइन दिख रही है आपको, है ना? तो अगर हमें सॉलिड का परसेंटेज निकालना है, सॉलिड का परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए लीवर रूल क्या कहता है, लीवर रूल क्या कहता है, XM अपॉन XY, XM अपॉन XY, मतलब अपन उल्टा चल रहे हैं। जैसे सॉलिड के लिए निकाल रहे हैं तो लाइन कौन सी ले रहे हैं, लिक्विड वाली लाइन ले रहे हैं। अगर लिक्विड परसेंटेज निकालेंगे तो सॉलिड वाली लाइन लेंगे। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे FS के लिए, और FS क्या है आपका, डिनोट करता है फ्रैक्शन सॉलिड और फ्रैक्शन लिक्विड। ठीक है, अगर हमें फ्रैक्शन सॉलिड निकालना है तो देखिए ये आप पहले तो दिमाग में डालिए, तो ये XM आपका क्या है, लिक्विड वाली लाइन है। एक्चुअली मैं बोल गलत रहा हूँ, पर समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये लिक्विड वाली लाइन नहीं है, वो अपन लिक्विड वाली टाई लाइन है ये। ठीक है, लिक्विड वाली टाई लाइन है, और ये सॉलिड वाली टाई लाइन है, क्योंकि M से हमें लिक्विडस में जाना है तो हमें X की ओर जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो XM क्या कहलाएगा आपका, लिक्विड वाली टाई लाइन। ठीक है, और M से हमें सॉलिडस में जाना है तो M से राइट हैंड साइड डायरेक्शन में जाएंगे और सॉलिडस पे टच करेगा, तो MY आपका क्या बन जाएगा, सॉलिड वाली टाई लाइन हो जाएगी। ठीक, तो अब हमें जिस भी इस वाली लाइन का मतलब ये है, इस वाली लाइन का मतलब ये है कि हमें जिसका भी फ्रैक्शन निकालना है, फिर वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, तो आपका डिनोमिनेटर में तो आपका क्या होगा, पूरी टाई लाइन होगी XY। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपकी पूरी XY लाइन होगी। न्यूमिनेटर में क्या होगा, जिसका भी आप फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके ऑपोजिट वाली टाई लाइन, जिसका भी फ्रैक्शन निकाल रहे हो इसके ऑपोजिट वाली टाई लाइन। देखिए अब जैसे कि सॉलिड का देखते हैं, सॉलिड का अगर निकालेंगे तो टाई लाइन कौन सी लेनी पड़ेगी, लिक्विड वाली, मतलब XM। ठीक है ना, XM। ठीक है, तो हमें सॉलिडस का निकालना है, तो डिनोमिनेटर में तो दोनों के आपका क्या आएगा, XY आएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि अपन फ्रैक्शन निकाल रहे हैं।
तो एक्स वाई डिनोमिनेटर में हमेशा आएगा, पूरा टाई लाइन की लेंथ आपकी डिनोमिनेटर में आएगी। अपन को सोचना है न्यूमिनेटर के बारे में। अगर अपन सॉलिडस का निकाल रहे हैं, अगर अपन सॉलिड का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो टाई लाइन किसकी होगी? लिक्विडस की। ठीक है, टाई लाइन लिक्विडस की। क्या है लिक्विडस की लाइन? टाई लाइन क्या है? एक्स एम। देखिए यहाँ पे एक्स एम लिखा हुआ है एक्स एम, और अपॉन एक्स वाई। ऐसे ही लिक्विड का निकालेंगे। अगर लिक्विड का निकालेंगे तो टाई लाइन किसकी लेनी है? सॉलिड की। सॉलिड की टाई लाइन एम वाई, ये एम वाई लिखा हुआ है। ठीक है, डिवाइड बाय एक्स वाई। तो अपन को कैसे निकालना है? हमें फाइनली क्या करना है? लेंथ एक्स एम लेंथ निकालनी है और एक्स वाई लेंथ निकालनी है और एम वाई लेंथ निकालनी है। ये लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने का तरीका अपन को देखिए, अपन ने टाई लाइन पढ़ा था, तो यहाँ पे अपन ये इसको वर्टिकली डाउनवर्ड लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे कट करेगा। ये इस पॉइंट से वर्टिकली डाउनवर्ड चले जाएंगे तो इस पॉइंट पे कट करेगा। यहाँ पे अपन को कंपोजिशन मिलेगा Cl, यहाँ पे कंपोजिशन मिलेगा Cs। ठीक है, तो कंपोजिशन कोई भी मिले, सिंपली अपन को डिफरेंस निकालना है। एक्स वाई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 40% ए है और यहाँ पे 60% में ए है। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 60 माइनस 40, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? फिर से बता रहा हूँ, जैसे मान किसी भी एक आप किसी भी एक कंटेंट वो आपको एलिमेंट को ले लीजिए, या तो ए को ले लीजिए या तो बी के परसेंटेज को ले लीजिए। आपको अगर CO माइनस CI, CS माइनस CO माइनस CL और CS माइनस CL ये सब निकालना है, तो उसके लिए आपको या तो आप ए का परसेंटेज लें या तो फिर बी का परसेंटेज लें, दोनों में से कोई एक लें। दोनों में वैल्यू आपकी सेम आने वाली है। जैसे मैंने ए का परसेंटेज ले लिया, ठीक है, ए का परसेंटेज ले लिया, तो ए का परसेंटेज यहाँ पे मान लिया 40 है, ए का परसेंटेज यहाँ पे मान लिया 60 पे, और ए का परसेंटेज यहाँ पे क्या है? 50 है। तो ठीक है, तो अगर मेरे को सॉलिड परसेंटेज निकालना है, सॉलिड परसेंटेज निकालना है, तो मुझे क्या कौन सी डिस्टेंस चाहिए? CS माइनस CL। दूसरी डिस्टेंस क्या चाहिए? CO माइनस CL चाहिए, है ना? तो CS माइनस CL निकालने के लिए क्या करेंगे? 60 माइनस 40, तो कितना हो गया? 20। और CO माइनस CL निकालेंगे तो ये है आपका 50, ये है आपका 40। 50 माइनस 40 हो गया 10, तो 10 डिवाइड बाय 20 कितना हो गया? 50%। तो FS क्या बता रहा है? 50% सॉलिड है इस पॉइंट पे। अगर 50% सॉलिड है तो 50% क्या बचा? लिक्विड। तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आनी है लिक्विड की? 50%। करके देखते हैं अपन। अब अपन को क्या चाहिए? ये वाली डिस्टेंस चाहिए, CS माइनस CO। और CS माइनस CO और CS माइनस CL। CS माइनस CL तो सेम होगा 20 हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितना परसेंटेज है? 60। ये कितना परसेंटेज है? 50। तो 60 माइनस 50 हो गया 10। 10 डिवाइड बाय 20 आपका हो गया 1/2, मतलब 0.5, मतलब 50% लिक्विड है। इस पॉइंट पे 50% लिक्विड है, 50% सॉलिड है। यही आपका क्या है? लीवर रूल। ठीक है, आया समझ में? अब एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, इस यहीं पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एवरेज वैल्यू ले लेंगे, है ना? अपने पास स्केल नहीं है अभी, तो मैं इसको कलर चेंज कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे निकालना है, इस पॉइंट पे कितना परसेंटेज सॉलिड है, कितना परसेंटेज लिक्विड है, ये निकालना है। ठीक है, तो मैंने पहले इस पॉइंट से होते हुए लिक्विडस लाइन में गया, इस पॉइंट से होते हुए मैं सॉलिडस लाइन में गया। ठीक है, और ये पॉइंट आपका अब 3 मैंने लाइन वर्टिकल लाइन बनाऊंगा, इस पॉइंट से होते हुए 3 वर्टिकल लाइन बनाई। एक ये वर्टिकल लाइन हो गई, एक ये वर्टिकल लाइन हो गई, और एक ये वर्टिकल लाइन हो गई। ठीक है, आया समझ में? तो अब हमें क्या निकालना है? सॉलिड परसेंटेज निकालना है। सॉलिड परसेंटेज निकालना है तो आपको क्या क्या लेना पड़ेगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है। तो सॉलिडस के लिए अगर सॉलिड परसेंटेज निकालना है तो ये मान लिया मैंने 45% है, ये मान लिया मैंने 45% आज आपका कॉपर है और आपका 55% निकेल है यहाँ पे। ठीक है, मान लिया ये 40 है तो ये 45 मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन वर्टिकल में लेके गए तो यहाँ पे इसको वर्टिकल लेके गए तो पता चला कि ये 38 है। पता चला कि ये कॉपर परसेंटेज यहाँ पे कितना है? 38 है।
और यहाँ पे कॉपर परसेंटेज पता चला कितना है 52, ठीक है। इधर मान लीजिए 52, इधर मान लीजिए 48, इधर क्या हो गया आपका, इधर क्या 38। 45। ये आपका इधर कॉपर परसेंटेज 38, इधर कॉपर परसेंटेज 45, इधर कॉपर परसेंटेज कितना हो गया 52, ठीक है। ये लाइन क्लियर एक्चुअली में नहीं बनी है, बिल्कुल वर्टिकल लाइन बनानी होती है, स्केल से बनानी है आप लोगों को, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो स्केल से बनानी रहेगी, उस टाइम पे एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर मेरे को सॉलिड परसेंटेज निकालना है तो उस केस में मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन लेना पड़ेगा, ऑपोजिट वाला लिक्विडस वाला पोर्शन। अगर लिक्विड परसेंटेज निकालना है तो उसके ऑपोजिट वाला सॉलिडस पोर्शन लेना है, ठीक है। तो अभी पहले मैं परसेंटेज सॉलिड निकाल रहा हूँ, परसेंटेज सॉलिड। परसेंटेज सॉलिड कितना होगा, पहले तो नीचे डिनोमिनेटर ले लीजिए, डिनोमिनेटर क्या होगा, दिस माइनस दिस, 52 माइनस 38, 52 माइनस 38 कितना होता है 14। 14, ये यस सर। 14, ये लीजिए 14 हो गया। तो ये दोनों के लिए सेम होगा, परसेंटेज लिक्विड के लिए भी, परसेंटेज लिक्विड के लिए भी ये कितना होगा 14 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका चेंज नहीं होता है। अब हमें परसेंटेज सॉलिड पहले निकालना है, तो पहले अब डिस्टेंस कहाँ से लेकर कहाँ तक, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक लेनी है। तो ये है आपका 45, ये है आपका 38, कितना हो गया 7, ये 7, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को परसेंटेज लिक्विड निकालनी है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, ये हो गया 52, ये आपका क्या है, ये क्या है 45, तो ये भी आपका हो जाएगा 7। तो यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे भी वैल्यू कितनी है 1/2, मतलब 0.5, वैल्यू कितनी आ रही है 0.5, यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आ रही है 0.5। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे, मतलब अगर कंपोजिशन 45% कॉपर हो और 55% लिक्विड हो, और टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर अगर टेम्परेचर मान लिया 1213, तो ये 1270 मान लेते हैं, ये 1270 मान लीजिए। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या हो गया 1270, और कंपोजिशन क्या हो गया, CO आपका क्या हो जाएगा 45% कॉपर 55% लिक्विड, है ना। तो 45% कॉपर और 55% लिक्विड में अगर 1270 डिग्री सेल्सियस तक अपन लेके गए, उस पोर्शन पे, उस पॉइंट पे परसेंटेज सॉलिड कितना होगा आपका 55%, परसेंटेज लिक्विड कितना हो गया 50%, और परसेंटेज सॉलिड कितना होगा 50%। मतलब इस पॉइंट पे आपको 50% सॉलिड मिलना है, 50% लिक्विड मिलना है। आया समझ में आपको। तो ये क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, हाँ मेन गेट एग्जामिनेशन में तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार लेवर रूल से क्वेश्चन आता है गेट एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो आसान है, ज्यादा टफ तो नहीं है। कि बस इंसान क्या है कि ये चीजें करता है, मटेरियल साइंस प्रेफर नहीं करता है गेट में पढ़ने के लिए, तो रिवाइज भी नहीं कर पाते क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक आध क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान देते हैं मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट में, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो ज्यादा क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट में आते हैं उसी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, मटेरियल साइंस को ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें एक आध क्वेश्चन आता है और अपन को रिवाइज करना पड़ता है पूरा सब्जेक्ट। तो लगता है कि थोड़ा सा टाइम आपका वहां पे बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, मतलब नहीं रहता है, तो इसलिए छोड़ देते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। पर मटेरियल साइंस में स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 99% क्वेश्चंस जो आते हैं उसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ही आते हैं। आपकी किस्मत खराब है तो फिर वो 1% आपका हावी हो जाएगा, बाकी 99% जैसे मैं बोलूं लिवर रूल से क्वेश्चन आता है, मैं ये बोल सकता हूँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर से मिलर इंडाइसिस के क्वेश्चन, और कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है, एटॉमिक ब्रेकिंग फ्रैक्शन पता करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक बताए मैंने, तो उन पर्टिकुलर टॉपिक को ही ध्यान में रख के थोड़ा अगर रिवाइज करेंगे ना, तो 100% आप मटेरियल साइंस का, तो अगर आप 100% क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे ही गेट में। जैसे ये क्वेश्चन जो आता है 2 नंबर में क्वेश्चन आता है,
लीवर रूल वाला जो क्वेश्चन आता है 2 नंबर में आता है, और 2 नंबर लायक लग रहा है आपको? लग रहा है 2 नंबर लायक? बिल्कुल नहीं है 2 नंबर लायक। अपन को करना क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ही तो बनानी है, और क्या करना है ना? आया समझ में? क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, अपनी अप्रोच टफ होती है। अप्रोच को ध्यान में रखें, स्मार्ट स्टडी करें गेट में आप, तो आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आ सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो ये हो गया आपका लेवर रूल और टाई लाइन। ठीक है, अब बात करते हैं, टाइम कितना हुआ है? 1 मिनट बेटा। 5 मिनट और लेंगे क्लास, मतलब ये कूलिंग के बारे में समझाता हूँ, उसके बाद अपन यहीं पे क्लोज करेंगे आज की क्लास। ठीक है, अटेंडेंस लगा लीजिए आप सबसे पहले तो अभी सभी लोग। किसी का छूट गया है? 17 लोग, टोटल 22 लोग हैं, 17। बेटा मेरे को मैसेज नहीं किया करो, यहाँ पे मैसेज यहाँ पे लिख लिया करो जब मैं बोलूं, है ना? क्योंकि मैसेजेस छूट जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। तो नाम ले लेता हूँ, इसलिए आजकल मैं नाम भी लेने लगा हूँ कि भाई जैसे जिसका नई नाम आया तो वो प्रेजेंट लिख ले। हेमंत, नवीन, अभिषेक जोशी, मनराज, सुमित, विश्वजीत, खुशीराम, सोनू सुथार, कृष्णा पांड्या, धैर्य, जसवंत, विनोद, रचित, भूपेश, दीपचंद, भावना, ललित, आशीष मीना रोल नंबर 5, आशीष मीना रोल नंबर 4। ठीक है, जो भी अगर कोई जिसका नाम नहीं आया वो अभी भी प्रेजेंट लगा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कूलिंग कर्व की। कूलिंग कर्व का यूज क्यों किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि टाइम के बारे में पता करना है अपन को, कितने टाइम में कितने अपन को क्या ये है आपका कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व किस 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 बीच में बनता है? टेम्परेचर वर्सेस टाइम, टाइम ऑन एक्स एक्सिस, टेम्परेचर ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो फेज डायग्राम को देखते हुए अपन कूलिंग कर्व बनाते हैं। कूलिंग कर्व प्योर मेटल का और एलॉय का बनता है अलग अलग पॉइंट पे प्योर मेटल और एलॉय का बनता है। जैसे प्योर मेटल, जैसे हम बाइनरी एलॉय, ये आपका ये हम हमेशा सिस्टम को अपन समझने के लिए देखिए, ये कूलिंग कर्व किसका है? ये है कूलिंग कर्व आइसोमॉर्फस का है। ठीक है, आगे चल के नॉन आइसोमॉर्फस का भी अपन कूलिंग कर्व पढ़ेंगे। तो कूलिंग कर्व आता है एग्जाम में कि कूलिंग कर्व ऑफ द ड्रॉ द कूलिंग कर्व ऑफ आइसोमॉर्फस सिस्टम, ड्रॉ द कूलिंग कर्व ऑफ नॉन आइसोमॉर्फस सिस्टम। ठीक है, या फिर यूटेक्टिक सिस्टम आगे चल के आएगा, यूटेक्टिव वर्ड। ठीक है, तो यूटेक्टिव क्या होता है वो अपन आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने तो अभी तक आइसोमॉर्फस सिस्टम पढ़ा है, तो उसके बारे में पहले पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो आइसोमॉर्फस सिस्टम में कूलिंग कर्व कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली लाइन क्या बता रहा है? प्योर ए को आप कॉपर मान लीजिए, बी को निकेल मान लीजिए, है ना? तो प्योर कॉपर, ये वाला कूलिंग कर्व किसका है? प्योर कॉपर का। और ये वाला कूलिंग कर्व किसका है? प्योर लिक्विड का। ठीक है, सिंपली कूलिंग कर्व ये बताता है किस पॉइंट पे आपको मेल्टिंग पॉइंट मिलना है, किस पॉइंट पे आपको सॉलिड कंप्लीट सॉलिड मिलना है, किस पॉइंट पे आपको कंप्लीट लिक्विड मिलना है, और कितने टेम्परेचर पे, ठीक, कितनी देर के एक बाद। क्योंकि अपन लिक्विड जोन में से सॉलिड जोन में आते हैं, लिक्विड जोन से सॉलिड जोन में आते हैं, एक फेज से छोड़ के दूसरे फेज में आते हैं, तो कुछ टाइम लगता है कंप्लीट सॉलिड होने में या फिर कंप्लीट लिक्विड होने में, तो वो टाइम भी इसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है ना? अब एलॉय की बात करें, एलॉय वन क्या है? मतलब ये देखिए यहाँ पे ये आपका 3 जोन बनाए हैं अपन ने, 3 अपन ने, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट।
इस पॉइंट पे सॉलिडस लाइन में ये पॉइंट है, लिक्विडस लाइन में ये पॉइंट है। इस वाले जोन में सॉलिडस पॉइंट पे ये, मतलब ये वाला जोन आपका क्या है, L1, L2, L3 एंड S1, S2, S3। यहाँ पे आपको ए का भी परसेंटेज दिख रहा है, बी का भी परसेंटेज दिख रहा है, कुछ ना कुछ परसेंटेज। यहाँ पे ए का परसेंटेज 100 है, बी का, सॉरी यहाँ पे ए का परसेंटेज 0 है और बी का कितना है, 100% है। यहाँ पे आपका ए का कितना, इन्होंने थोड़ा सा बी परसेंटेज का वेट, ये डायरेक्शन दिखा दिया है, तो इससे पता चल रहा है, ये इन्होंने लिख दिया है वेट परसेंटेज बी और ऐसे एरो बनाया है। इससे इसका मतलब ये है बी परसेंटेज यहाँ पे 0 है और बी परसेंटेज यहाँ पे 100 है। तो इसका मतलब इसके ऑपोजिट चलें तो यहाँ पे ए का परसेंटेज 0 और यहाँ पे ए का परसेंटेज 100%। इसका मतलब इस पॉइंट पे इस वाली लाइन में आपको प्योर कॉपर मिलेगा और इस वाली लाइन में आपको इस वाली लाइन में कॉपर, इधर हमारे डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे कॉपर होता था और यहाँ पे निकल होता था, तो कॉपर का परसेंटेज 0 और यहाँ पे 100 होता था। तो यहाँ पे आपको क्या मिलना है, यहाँ पे आपको क्या मिलना है, 100% निकल, और यहाँ पे आपको क्या मिलना है, 100% कॉपर मिलना है। ठीक है, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे मतलब जो ए जो शो कर, यहाँ पे प्योर ए शो कर रहा है, वो क्या शो कर रहा है आपका, वो आपका शो कर रहा है निकल, और प्योर बी जो शो कर रहा है आपका प्योर कॉपर। है समझ में। इन बीच में आपको कुछ परसेंटेज कॉपर मिलेगा, कुछ परसेंटेज लिक्विड मिलेगा। 3 जोन उन्होंने डिसाइड किए हैं। ठीक है, अब इससे आपको पता चलेगा, इसमें एलॉय में हमें डिफाइंड वैल्यू नहीं मिलती है लिक्विड की डिफाइंड वैल्यू नहीं मिलती है, किस पॉइंट पे आपका लिक्विड बन जाएगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट आपका वेरी करता है, एलॉय में आपका मेल्टिंग पॉइंट वेरी करता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और कंपोजिशन पे। देखिए यहाँ पे जैसे ये कंपोजिशन है, अगर कॉपर और निकल का ये कंपोजिशन है, तो इस पॉइंट पे ये यहाँ तक कंप्लीट सॉलिड है। इसके बाद जैसे ही वो ऊपर जाता है वर्टिकली, तो वो लिक्विड बनना चालू होता है, मतलब कंप्लीट लिक्विड नहीं होता है। और कंप्लीट लिक्विड कहाँ बन जाता है, यहाँ पे बनता है। कंप्लीट लिक्विड कहाँ बनता है, यहाँ पे। तो मेल्टिंग पॉइंट आप डिफाइन नहीं कर सकते हो यहाँ पे कि कितना मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, कि भाई ये है मेल्टिंग पॉइंट कि ये वाला मेल्टिंग पॉइंट है, या फिर ये सॉलिडिफिकेशन पॉइंट ये वाला है कि ये वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर अपन कूलिंग का बना रहे हैं तो नीचे की ओर आ रहे हैं, मतलब लिक्विड से सॉलिड की ओर आ रहा है। इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचे तो यहाँ पे आपका कंप्लीट लिक्विड है, फिर जैसे ही इससे नीचे जाते हैं तो सॉलिड बनना चालू होता है। तो सॉलिड बनना चालू होता है, उसको अपन सॉलिडिफिकेशन पॉइंट कहते हैं, कि सॉलिड कंप्लीट बन जाता है, उसको सॉलिडिफिकेशन पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे आप देखें, प्योर की बात करें तो यहाँ पे 100% आपका ए 100% है और यहाँ पे बी 100% है। अब यहाँ पे देखें, इसमें अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है, कंप्लीट सॉलिड है। यहाँ पे कंप्लीट सॉलिड है, इसके जस्ट बाद जाते हैं तो कंप्लीट लिक्विड मिलता है। मतलब प्योर अलॉय नहीं है, प्योर मेटल है, तो आपका पॉइंट डिफाइंड है, एक ही पॉइंट है। और यहाँ पे L1 से S1 के बीच में नंबर ऑफ पॉइंट मिलते हैं फॉर डिफाइनिंग द लिक्विड परसेंटेज एंड सॉलिड परसेंटेज। तो इसीलिए अपन कूलिंग कर्व पढ़ते हैं, जैसे पता चले कि कितने टाइम में क्या बन रहा है, सॉलिड और लिक्विड कितने टाइम में बन रहा है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो अपॉन कूलिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट, ठीक है, कूलिंग कर्व का मतलब ही क्या हो गया, अपन क्या बनाने, एक वर्टिकल लाइन बनाने एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे। ठीक है, और टेम्परेचर सिर्फ चेंज कर रहे हैं, कंपोजिशन कांस्टेंट है। तो कूलिंग कर्व में आपका क्या होता है, कंपोजिशन कांस्टेंट रहता है कूलिंग कर्व में, और टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड की ओर आ रहे हैं सिंपली। ठीक है, upon cooling from the liquid state, the temperature of the pure metal A or B drops continuously till the melting point at which the solidification starts. Solidification happen at a constant temperature. देखिए, solidification happen at the constant temperature line PQ. ये line PQ line देखिए constant temperature बता रहा है, line PQ आपको कांस्टेंट टेम्परेचर बता रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, ये अभी समझाऊंगा, अभी
इसको पढ़ लेते हैं क्या क्या। और इस रीजन में इन्होंने डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकाला है। वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकल के आ रहा है? 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकल के आ रहा है? 0। आप खुद भी निकाल सकते हो, आपको अब निकालना आता है। इस पॉइंट पे आपको कितने फेजेस मिल रहे हैं? 2 फेजेस। इस पॉइंट पे आपका लिक्विड भी है, सॉलिड भी है। कह सकते हैं भाई आप इस पॉइंट को क्या कहोगे? मेल्टिंग पॉइंट। और इसी पॉइंट को क्या बोलोगे? सॉलिडिफिकेशन पॉइंट। तो ये पॉइंट आपको, इस पॉइंट पे आपको कितने फेजेस मिलते हैं? 2। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको मिलते हैं 2 फेज। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको मिलेंगे 2 फेज। और कितने कंपोनेंट है? एक कंपोनेंट है, ए है ना। ए 100% है यहाँ पे, तो ए आपका एक कंपोनेंट है ना। तो आप यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है, अपन ने क्या याद किया है? P प्लस F इज इक्वल टू C प्लस 1, नॉट 2, P प्लस 1, क्योंकि अपन फेज डायग्राम पढ़ रहे हैं। टाइम खत्म हो गया है बेटा, कल कंटिन्यू करेंगे इसको अपन। ठीक है, इसको कल कंटिन्यू आगे करेंगे। ठीक है, आज ओके सर। थैंक यू सो मच। यस सर। ओके, थैंक थैंक यू। यू सर। Thank you, sir. हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।